भारतीय क्रिकेट में सबसे बड़े नामों में से एक सौरव गांगुली, वो इंसान जिसने टीम को फिर से लड़ना सिखाया और भारतीय क्रिकेट में एक पीढ़ीगत बदलाव की शुरुआत की। लेकिन अफसोस कि ड्रेसिंग रूम के अंदर गांगुली जो बदलाव लाने में कामयाब रहे, वैसे बदलाव वे अपनी दूसरी पारी यानी एक प्रशासक के रूप में नहीं ला पाए। 14 अक्टूबर 2019 ये वो दिन था जब भारतीय क्रिकेट में कुछ खास होने की उम्मीद जगी थी। इस दिन सौरव गांगुली ने बीसीसीआई अध्यक्ष के रूप में कुर्सी संभाली थी। पदभार ग्रहण करने के बाद उनके पहले बयानों में से एक बयान ये था, मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता प्रथम श्रेणी क्रिकेटरों की हालत में सुधार लाना होगा। मैंने सीओए से 3 साल तक अनुरोध किया था, लेकिन उन्होंने नहीं सुना। मैं सबसे पहले अपने प्रथम श्रेणी क्रिकेटरों की वित्तीय हालत ठीक करूंगा। उनके इस बयान को भी लगभग 3 साल बीत चुके हैं और घरेलू क्रिकेटरों के लिए कॉन्ट्रैक्ट कहीं नहीं है। जब 2019-20 में क्रिकेट पूरी तरह कोरोना की चपेट में आ चुका था और अधिकांश घरेलू क्रिकेट बंद हो चुका था, क्रिकेटरों के पास आय का कोई साधन नहीं था, उस हालत में भी बोर्ड को मुआवजे की घोषणा करने में 1 साल का समय लगा। मतलब साल भर से ज्यादा समय तक उन क्रिकेटरों के खातों में एक भी रुपया नहीं आया। हम उन्हीं घरेलू खिलाड़ियों की बात कर रहे हैं जिनके बारे में गांगुली ने कहा था कि ये उनकी पहली प्राथमिकता है। उत्तराखंड में तो खिलाड़ियों ने यह शिकायत की कि उन्हें सिर्फ 100 रुपए दैनिक भत्ता मिला। भारत का सबसे पुराना घरेलू टूर्नामेंट यानी रणजी ट्रॉफी पहली बार रद्द किया गया। हालांकि आईपीएल जरूर हुआ था, इस साल भी रणजी लगभग रद्द हो चुका था। लेकिन जब प्राथमिकताओं को लेकर बोर्ड की आलोचना होने लगी तो बीसीसीआई को रणजी कराने के लिए मजबूर होना पड़ा। लेकिन अब लौट कर आते हैं गांगुली की बात और सीओए पर। सीओए को 2017 के जनवरी में नियुक्त किया गया था, क्योंकि तब सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि तत्कालीन बीसीसीआई अध्यक्ष अनुराग ठाकुर लोढ़ा कमेटी के सुधारों को लागू करने में समर्थ नहीं थे। गांगुली और जय शाह ने 2019 के अक्टूबर में पदभार संभाला तो लोढ़ा कमेटी के सुधारों को लागू करने की मंशा जाहिर की। लोढ़ा कमेटी ने पुरुषों की राष्ट्रीय टीम के लिए 3 चयनकर्ताओं की सिफारिश की। बोर्ड ने इसे बदलकर 5 कर दिया, लेकिन उनके पास पिछले 4 महीनों से 5 सिलेक्टर्स भी नहीं हैं। एक चयनकर्ता ने फरवरी में पद छोड़ दिया था। सिलेक्टर्स का चयन करने वाली क्रिकेट सलाहकार समिति का भी एक सदस्य कम है। मदन लाल का कार्यकाल अक्टूबर 2021 में समाप्त हो गया था, लेकिन इन दोनों पदों के लिए कोई नया नाम अभी तक पता नहीं। अब यही सब होना था तो लोढ़ा कमेटी का क्या मतलब था? उनकी सिफारिशें, सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई और सीओए, इन सब के अंत में चीजें फिर पहले जैसी ही लग रही हैं। बीसीसीआई दशकों पहले की तरह चलाया जा रहा है। हाँ, बोर्ड ने कहीं ज्यादा पैसे कमाना जरूर शुरू कर दिया है। आईपीएल स्पॉन्सरशिप और मैचों के मीडिया राइट्स के जरिए हर एक साल हजारों करोड़ आते हैं, लेकिन पैसा कहां जा रहा है? निश्चित रूप से भारत की महिला क्रिकेटरों की जेब में तो बिल्कुल नहीं जा रहा। 2017 एक दिवसीय विश्व कप उपविजेता और 2020 टी20 विश्व कप फाइनलिस्ट बनकर महिला टीम ने पिछले कुछ सालों में जबरदस्त सुधार दिखाया है और पुरुष टीम की तुलना में ज्यादा बार आईसीसी फाइनल में पहुंचे। लेकिन जब बोर्ड से इसका इनाम मिलने की बारी आती है तो स्थिति हास्यास्पद लगती है। 2020 टी20 वर्ल्ड कप टीम की इनामी राशि भी उन्हें पूरे 1 साल तक नहीं दी गई। इस दौरान उन्होंने महामारी के चलते कोई अंतर्राष्ट्रीय या घरेलू क्रिकेट भी नहीं खेला। लेकिन इसी समय बोर्ड आईपीएल, ऑस्ट्रेलिया दौरा और घरेलू सीरीज के आयोजन में व्यस्त था। भारतीय महिला क्रिकेट टीम को महामारी का असली दर्द तब महसूस हुआ जब उन्हें पूरे 12 महीने तक एक भी असाइनमेंट नहीं दिया गया। यहां यह कह सकते हैं कि सौरव गांगुली भूल गए कि भारत के पास एक महिला क्रिकेट टीम भी है। न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने अपने पुरुष और महिला क्रिकेटरों के लिए समान मैच फीस की घोषणा करते हुए सही दिशा में बड़े कदम उठाए हैं। लेकिन बीसीसीआई जब अंतर जानेंगे तो ये सवाल ही नहीं करेंगे। सबसे अधिक भुगतान पाने वाली महिला क्रिकेटर अपने कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार हर साल 50 लाख रुपए कमाती है, लेकिन पुरुषों के कॉन्ट्रैक्ट में सबसे कम सालाना रकम भी कम से कम 1 करोड़ रुपए है। अंतर स्पष्ट है और गांगुली के 3 सालों में इस अंतर को पाटने के लिए हमें नहीं लगता कि कुछ किया गया है।